हेलो स्टूडेंट। ये क्लास डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में अपन ने हैंड के व्यूज़ पढ़ लिए, रिस्ट जॉइंट के व्यूज़ पढ़ लिए। अब अपने फोर आर्म यानी कि भुजा, जिसमें अपने रेडियस और अनला दो बोन होती है, उसके आगे अपने व्यूज स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपने बात करते हैं फोर आर्म की। फोर आर्म स्टार्ट करने से पहले अपने एक बार उसकी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। फोर आर्म कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग बोन, रेडियस एंड अनला। फोर आर्म होती है वो अपने दो बोन से मिलके बनी हुई होती है। दो लंबी बोन्स होती है, कौन कौन सी? रेडियस और अनला। रेडियस प्लेस्ड लेटरली एंड अनला प्लेस्ड मिडिल साइड विच आर्टिकुलेट्स विद रेडियो अनलर जॉइंट। अपनी जो रेडियस बोन होती है वो लेटरली साइड होती है, और जो अपनी अनला बोन है वो अपनी मिडिल साइड होगी। और ये दोनों आपस में जुड़ती है, कहाँ से जुड़ती है? रेडियो अनलर जॉइंट के द्वारा आपस में अपने रिस्ट जॉइंट के पास या एल्बो के पास जुड़ती है। तो उस जॉइंट को अपने क्या बोलेंगे? रेडियो अनलर जॉइंट। ये लेटरल साइड और मिडल साइड पेशेंट जब एपी पोजीशन में होता है तो उस प्रकार से बताई गई है। यानी जब अपना थंब है ये रेडियस बोन की तरफ होता है, और जो अपना लिटिल फिंगर है वो अपनी अनला बोन की तरफ होता है। यानी थंब की तरफ अपनी रेडियस बोन होगी लेटरली साइड, और लिटिल फिंगर की तरफ अपनी अनला बोन होगी मिडिल साइड। यहाँ आपने अब फोर आर्म के अपने व्यूज स्टार्ट करते हैं। तो फोर आर्म का सबसे पहला अपना व्यू आता है एपी व्यू। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। तो इंडिकेशन क्या होगा? टू सी द फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। इस बोन में कोई भी फ्रैक्चर हो गया है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसको चेक करने के लिए उस कंडीशन में अपने एपी व्यू किया जाता है। कैसेट साइज़ की बात करें तो कैसेट साइज इसमें अपना रहेगा 10-12 या 12-15 का। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी? देखो, द पेशेंट इज सीटेड नियर द एक्स-रे टेबल विद द फोर आर्म रेस्टिंग ऑन द फिल्म। पेशेंट क्या है अपना एक्स-रे टेबल के पास बैठेगा और अपनी जो फोर आर्म है उसको एक्स-रे टेबल पर रखेगा, जहाँ अपनी कैसेट रखी हुई है उसके ऊपर रखेगा। The elbow is fully extended and forearm is placed on the cassette in supine position। जो अपनी एल्बो उसको अपने फुली एक्सटेंड करेंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे, और फोर आर्म को अपने जो कैसेट टेबल पर रखी हुई है उसके ऊपर सुपाइन पोजीशन में यानी कि एपी पोजीशन में रखेंगे। बोथ एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट शुड बी इंक्लूडेड ऑन द फिल्म। अपनी फिल्म है उसमें अपने दोनों जॉइंट्स कौन कौन से?
रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट्स फिल्म में इंक्लूड होने चाहिए। या आपने जब फोरआर्म का व्यू ले रहे हैं तो अपना रिस्ट जॉइंट तो कंफर्म आना ही चाहिए या फिर एल्बो जॉइंट आना चाहिए, जिससे अपने को पता लग जाए कि ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था जब अपने लेग का व्यू करते हैं, ह्यूमरस का या टिबिया और फिबुला का, तो उस टाइम अपने साथ में क्या है, एक जॉइंट को इंक्लूडेड करते हैं ताकि अपने को पता लग जाए कि इसका अपर पार्ट बोन का कौन सा है और लोअर पार्ट कौन सा है। एंड पेशेंट अपने पास आया, पेशेंट को हैंड को फुली एक्सटेंड किया एल्बो को, और अपने हाथ को सुपाइन पोजीशन में टेबल पर रखेंगे, जिसमें अपने जो फिल्म लगाते हैं उसके अंदर एल्बो जॉइंट हो या रिस्ट जॉइंट या फिर दोनों इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी? द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड फोरआर्म। कैसेट को अपने अफेक्टेड फोरआर्म के नीचे रखते हैं, जिसके अंदर अपने एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट इंक्लूडेड होने चाहिए। सेंट्रल रे ओवर द मिडल ऑफ फोरआर्म एट राइट एंगल टू द फिल्म। अपनी जो सेंट्रल रे है वो फोरआर्म को बिल्कुल मिडल पॉइंट पे आनी चाहिए और बिल्कुल सही एंगल पे अपने एक्सपोज किया जाता है, यानी सेंटरिंग अपने बिल्कुल फोरआर्म के मिड पॉइंट में करते हैं। ये देखो इस इमेज में अपने को दिखा रखा है कि पेशेंट एक टेबल के पास बैठा हुआ है, उसके एल्बो को फुली एक्सटेंड करके और उसकी फोरआर्म को कैसेट पे सुपाइन पोजीशन में रखा हुआ है। उसके बाद अपने ये देखते हैं कि अपने रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट फिल्म में इंक्लूडेड होने चाहिए। सेंटरिंग की बात करें तो देखो सेंटरिंग बिल्कुल रेडियस और अनला के मिड पॉइंट में, यानी कि फोर आर्म के मिड पॉइंट में की हुई है, यानी सेंटरिंग बिल्कुल मिड पॉइंट में हो जाएगी और फिल्म में अपने रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट इंक्लूडेड होनी चाहिए। इस प्रकार से अपने पेशेंट की पोजीशन लगाई जाती है। नेक्स्ट देखो अपने को एक नोट लगा के स्पेशल बात बताई गई है कि इसका पीए व्यू किस प्रकार होता है। अपने कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी रहती है फोर आर्म की? एपी पोजीशन। अगर पीए पोजीशन करनी पड़े कि अपने उस कंडीशन में जब एपी पोजीशन नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में अपने पीए पोजीशन भी की जाती है। देखो क्या कह रहे हैं, दिस व्यू इज डन when the patient is unable to rotate his hand in supine position। ये व्यू तब किया जाता है तब पेशेंट अपने हाथ को सुपाइन पोजीशन से रोटेट करने में अनेबल है, यानी सुपाइन पोजीशन में रोटेट करने में अनेबल है। द पेशेंट हैंड एंड फोरआर्म इन प्रोनेशन, तब अब पेशेंट के हाथ को क्या है, प्रोनेशन में रखा जाता है और व्यू लिया जाता है। यानी बाई चांस देख किसी के हैंड में फ्रैक्चर आ गया, उसके प्लास्टर किया हुआ है, या फिर कोई ट्रोमा केस का पेशेंट आ गया जिसके रेडियस और अनला में फ्रैक्चर है और उसने एल्बो को फ्लेक्स कर रखा है, वो एल्बो को सीधा नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि वो सुपाइन पोजीशन में तो हाथ को ला नहीं पाएगा। उस कंडीशन में पेशेंट के हाथ को प्रोन पोजीशन में जिस प्रकार से उसका हाथ है उसी प्रकार से उसी कंडीशन में टेबल पे रखा जाता है, क्योंकि अपने उसको हाथ को रोटेट करेंगे और करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, या पेशेंट के पेन होगा या फ्रैक्चर बढ़ सकता है। तो उस कंडीशन में अपने पेशेंट को हाथ को बिल्कुल भी नहीं लाना है। अगर एपी व्यू नहीं हो पा रहा है तो अपने पीए व्यू करके इमेज ली जाती है। पीए व्यू करते हैं तो अपना जो हैंड और जो अपनी फोआर्म है वो प्रोन पोजीशन में रहती है।
उसके बाद अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस इसमें क्या रहेगा, द रेडियस अल्ना पैरेलल टू द ईच अदर इन एपी पोजीशन। जो अपनी रेडियस और अल्ना है वो एपी पोजीशन में बिल्कुल पैरेलल रहती है, यानी कि समांतर रहती है। रेडियस क्रॉस्ड अल्ना इन पीए पोजीशन। जो रेडियस होती है वो रेडियस और अनला आपस में क्या करती है, क्रॉस करती है। कौन सी पोजीशन में, पीए पोजीशन में। एंड पीए पोजीशन में रेडियस और अनला एल्बो जॉइंट के पास से हल्की सी एक दूसरे को क्रॉस करेगी, और एपी पोजीशन में अपने को दोनों बिल्कुल स्ट्रेट क्लियरली सेपरेट दिखाई देती है। द कार्पल बोन्स आर वेल सीन, और अपने को कार्पल्स बोन भी क्लियरली सीन हो जाती है। यहाँ अपने बात करते हैं एक्सपोजर की। एक्सपोजर इसका क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगी अपने 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी रहता है अपना 50 से 60, अमेस अपने देंगे 10 से 15, और ग्रिड का यूज़ नहीं करेंगे। अगर प्रोन पोजीशन करना है पेशेंट का, जिसमें पेशेंट क्या अपने हाथ को एपी पोजीशन में नहीं ला सकता क्योंकि उसके जो फोरआर्म है उसमें फ्रैक्चर, इसलिए उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में उसका हाथ है वैसे के वैसे ही अपने को रेडियोलॉजिकल इमेज ली जाती है। ये देखो अपने को एक इमेज दिखा रखी है, ये अपने हैंड के एपी पोजीशन की इमेज है, यानी फोरआर्म के एपी पोजीशन की इमेज है, जिसमें अपने को रेडियस और अनला दोनों पैरेलल और क्लियरली सीन हो रही है। इसमें देखो अपर पार्ट कौन सा है, ऊपर के पार्ट में देखो अपने को कार्पल बोन भी दिखाई दे रही है, तो अपर पार्ट ऊपर वाला हो गया, और नीचे की तरफ वाला पार्ट कौन सा हुआ, एल्बो जॉइंट वाला। इस प्रकार से इमेज का पता लगाया जाता है। अगर पेशेंट का हैंड नॉर्मल है और अपने को अपने फोरआर्म का प्रोन पोजीशन में इमेज लेनी है, यानी पीए व्यू करना है, तो अपने क्या करते हैं, पेशेंट के एल्बो को फ्लेक्स करवाते हैं और हैंड को प्रोन पोजीशन में, यानी अपने फोरआर्म को प्रोन पोजीशन में कैसेट पर रखा जाता है, और सेंटरिंग वही बिल्कुल फोरआर्म के मिड पॉइंट में की जाएगी। इसके अंदर अपने एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट दोनों इंक्लूडेड हो जाते हैं। अगर पेशेंट के हैंड में फ्रैक्चर है, पेशेंट हाथ को सीधा नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में भी अपने इसी प्रकार से फोरआर्म का पीए व्यू किया जाता है। यहाँ अपने को एक रेडियोलॉजिकल इमेज दिखा रखी है, इसमें देखो साफ साफ पता चल रहा है कि अपने एल्बो को फ्लेक्स किया हुआ है, उसके बाद हैंड को प्रोन पोजीशन में रख के व्यू लिया हुआ है। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है एल्बो के पास वाला, यहाँ देखो अपने रेडियस और अल्ना एक दूसरे को हल्के से सुपर इम्पोज करिए, क्रॉस पोजीशन में आ रही है। बाकी अपने का आगे का पार्ट पैरेलल दिखाई देता है। उसके बाद अपने बात करते हैं फोरआर्म के लेटरल व्यू की। फोरआर्म के लेटरल व्यू की इंडिकेशन क्या रहेगी, टू सी द फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। अपने रेडियस बोन में कोई भी फ्रैक्चर हो गया है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई है, उस आर्म में अपने फोरआर्म का व्यू किया जाता है। कैसेट साइज इसमें वही रहेगा अपना 10-12 और 12-15 का, जिसमें अपनी फोरआर्म वो आसानी से रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट के साथ पूरी इंक्लूडेड हो जाती है। अपने नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, तो देखो अपने को फोरआर्म का पहले अपन ने क्या किया, एपी व्यू कर लिया, अब अपने को लेटरल व्यू करना है। तो लेटरल व्यू में पोजीशन कैसे रखेंगे,
Patient seated near the X-ray table with the forearm resting on the film in prone position. पेशेंट क्या है, एक्सरे टेबल के पास में आके बैठेगा और अपनी फोरआर्म को फिल्म पर प्रोन पोजीशन में रख लेगा. द एल्बो इज फ्लेक्स्ड एंड पेशेंट फोरआर्म रोटेट 90 डिग्री फ्रॉम पीए पोजीशन. अब अपने क्या करेंगे, जो अपनी एल्बो है उसको फ्लेक्स करेंगे और अपने हाथ को कैसेट पे रखते हुए 90 डिग्री रोटेट करेंगे, जिससे अपनी फोरआर्म क्या 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी और अपनी फोरआर्म लेटरल पोजीशन में आ जाएगी. अपना हाथ पहले पीए पोजीशन में था, उसके बाद अपन ने क्या किया, इसको 90 डिग्री रोटेट करके लेटरल पोजीशन में ले आए. जब अपना हैंड, फ्लेंजियस, रिस्ट जॉइंट सभी लेटरल पोजीशन में आ जाएंगे तो अपनी फोरआर्म भी क्या है, लेटरल पोजीशन में आ जाएगी. फोरआर्म इज कॉन्टैक्ट विद द कैसेट इंक्लूडिंग द रिस्ट एंड एल्बो जॉइंट. जो अपनी फोरआर्म होती है वो पूरी कैसेट के टच में रहेगी और उसके साथ अपने रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट आएंगे. जो अपने इमेज लेते हैं उसके अंदर पूरी फोरआर्म और रिस्ट और एल्बो जॉइंट आने चाहिए, इसलिए फोरआर्म को बिल्कुल कैसेट के टच में रखा जाता है. नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ कैसेट. कैसेट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी, कैसेट की पोजीशन वही सेम रहेगी. द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड फोरआर्म. कैसेट को अपने अफेक्टेड फोरआर्म के नीचे रखेंगे, जिसके अंदर अपने फोरआर्म, रिस्ट जॉइंट और एल्बो जॉइंट क्लियरली आने चाहिए. सेंटरिंग की बात करें तो देखो, सेंट्रल रे ओवर द मिडल ऑफ फोरआर्म एट राइट एंगल टू द फिल्म. सेंटरिंग अपनी कहाँ की जाएगी, जो अपनी फोरआर्म है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट में अपनी सेंटरिंग की जाती है. ये देखो अपने को यहाँ पे पेशेंट के फोरआर्म की पोजीशन दिखा रखी है, जिसमें पेशेंट को एक्सरे टेबल के पास बैठाया जाता है. फिर कैसेट पे उसके हाथ को प्रोन पोजीशन में रखा जाएगा. एल्बो को फ्लेक्स करेंगे और हाथ को अपने 90 डिग्री पे ले आएंगे. यानी प्रोन पोजीशन में है तो प्रोन पोजीशन से 90 डिग्री रोटेट कर हाथ को लेटरल पोजीशन में ले आएंगे. जब अपना हैंड लेटरल पोजीशन में आ जाएगा तो अपनी फोरआर्म भी क्या है, लेटरल पोजीशन में आ जाती है. उसके बाद सेंटरिंग की बात करें तो देखो, सेंटरिंग बिल्कुल अपनी फोरआर्म के मिड पॉइंट में की हुई है. नेक्स्ट अपने बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की. रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस इसमें अपने क्या दिखेगा, द रेडियस एंड अल्ना आर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर. जो अपनी रेडियस और अल्ना है वो एक दूसरे को क्लियरली सुपर इम्पोज करती हुई अपने को दिखाई देती है. द कार्पल बोन आर वेल सीन. अपने को कार्पल बोन भी दिखाई देती है, लेकिन कार्पल बोन लेटरल पोजीशन में किस प्रकार दिखाई दे रही थी, सुपर इम्पोज. तो इसमें भी अपने को सुपर इम्पोज कार्पल बोन दिखाई देती है. नेक्स्ट अपने बात करते हैं एक्सपोजर की. एक्सपोजर इसमें क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगी अपनी 90 टू 100 सेंटीमीटर. केवी रहता है अपना 55 से 60. अमेस अपने रखेंगे 10 से 15 और ग्रिड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रिड का यूज़ अपने तब करते हैं तब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं और फैटी पार्ट होता है. यहाँ देखो अपने फोरआर्म का लेटरल पोजीशन में व्यू दिखा रखा है, जिसमें देखो पता लग रहा है कि एल्बो को फ्लेक्स करके हैंड को लेटरल पोजीशन में लाया गया है. एल्बो फ्लेक्स होने के बाद अपना हैंड को लेटरल पोजीशन में लाए तो पूरा हाथ अपना विद फोरआर्म लेटरल पोजीशन में आ जाता है. तो लेटरल पोजीशन में अपने को रेडियस और अनला एक दूसरे को ऊपर सुपर इम्पोज दिखाई देती है और कार्पल्स बोन दिखाई दे रही, वो भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज दिखाई दे रही है.
ये अपने हैंड का लेटरल पोजीशन की रेडियोलॉजिकल इमेज है। इसमें आगे आपको एक फोरआर्म के एपी व्यू की और लेटरल व्यू की इमेज दिखाई गई है कि अपने अगर इमेज देखें दोनों की तो उसमें एक में अपने को क्लियर और पैरेलल बोन दिखाई दे रही है एपी व्यू में, और लेटरल व्यू में अपने को दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज दिखाई दे रही है। इस प्रकार से अपने ये व्यू किए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ अपने फोरआर्म का एपी व्यू और लेटरल व्यू, और अगर एपी व्यू में पेशेंट का हैंड नहीं जा पा रहा है, कोई भी फ्रैक्चर वगैरह है, तो उस कंडीशन में अपने पीए व्यू में भी इमेज ली जाती है। तो फोरआर्म के व्यूज़ एपी और लेटरल और पीए तीनों कंप्लीट होते हैं। एक इमेज में आपको रेडियस और अनला के फ्रैक्चर दिखाए गए हैं। आगे एक दो इमेज हैं, उनको देखिए और समझिए। थैंक यू।